सबग्रुप्स एंड कोसेट्स वीडियो नंबर 15। आप सभी का स्वागत। कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू, यानी कि कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का और n का डिवीज़र है m, तो ये जरूरी नहीं है कि m ऑर्डर का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करे। पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड करता है। कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। पहले हेडिंग डालिए, कन्वर्स ऑफ Lagrange's theorem is not always true. Let G be a finite group of order n. Full stop. Let m be a positive integer such that m divides n. Then it is not necessary that G has a subgroup G has a subgroup of order m। यही कहने का मतलब लैग्रांज थ्योरम क्या है? लेट G be a finite group of order n and H be a subgroup, मतलब कि सबग्रुप एग्जिस्ट करवा दे पहले, and H be a subgroup of G such that and H be a subgroup of G with order m, then m divides n। कन्वर्स क्या हुआ? यदि m n को डिवाइड करे तो m ऑर्डर का सबग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, let us consider the alternating group A4 such that order of A4 is equal to factorial 4 upon 2, 24 upon 2 equals to 12. Now 6 is a divisor of 12, but there is no subgroup of A4 of order 6। नहीं सर। अब थ्योरम, कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम ऑलवेज होल्ड्स इन द केस ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। थ्योरम कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम always holds
in the case of finite cyclic group, proof. Let G be a finite cyclic group of order n comma generated by A. Then G equal to small bracket A equals to curly bracket A comma A square comma so on comma A to the power n equals to E. ब्रैकेट में एक चीज और लिख दें, जैसा कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू या ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ जी पहले से यहाँ पे अनाउंस्ड है एन। अब जी का एक साइक्लिक सब ग्रुप हमें बनाना, लेकिन उसके पहले व्यवस्था हम कर लें जी के ऑर्डर के किसी डिवीजर का। जी का ऑर्डर हमने एन लिया है, तो चलो हम एम के नाम पर कंसीडर कर लेते हैं एक डिवीजर ऑफ एन को। लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m divides n, then n equals to m के। ऑर्डर होने के नाते n भी पॉजिटिव इंटीजर है और m को आप कह ही रहे हो पॉजिटिव इंटीजर है, तो k भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, नंबर 1, by the concept of divisibility. Let H equals to small bracket A key be a cyclic group comma generated by ए टू दी पावर के। जाहिर सी बात है के एन से छोटा होगा, इन्हीं में से लिया है ना, तो ए टू दी पावर एन तो हम लेंगे नहीं। आइडेंटिटी किसी को जनरेट ही नहीं कर पाता है सिवाय अपने आइडेंटिटी जनरेट्स इटसेल्फ ओनली, तो इसी में से कोई लिए इनको छोड़ के ए टू दी पावर 1 से ए टू दी पावर एन माइनस 1 के बीच में, तो ए टू दी पावर के ऐसी आर्बिट्रेरीली ले लिया हमने, तो जाहिर सी बात है के एन से छोटा होगा। ये साइक्लिक ग्रुप है। अब इसको हम ये प्रमाणित करेंगे कि ये सब ग्रुप ऑफ जी है। साइक्लिक तो है ही, सब ग्रुप ऑफ जी है, यानी इसके सारे एलिमेंट जी में है। इसका जनरेटर ए टू दी पावर के है, इसके सारे एलिमेंट ए टू दी पावर के इंटीग्रल पावर होंगे। ए टू दी पावर के इंटीग्रल पावर होंगे, यानी कि ए के इंटीग्रल पावर होंगे, यानी कि जी के एलिमेंट होंगे। हो गई बात। ईच एलिमेंट ऑफ एच इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ जनरेटर ए टू दी पावर के, अर्थात ईच एलिमेंट ऑफ एच इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए
जैसे h का हमने कोई एलिमेंट लिया, वो a टू दी पावर k होल टू दी पावर x है, तो ये a टू दी पावर kx नहीं हो गया, और kx एक इंटीजर है। a टू दी पावर इंटीग्रल पावर का मतलब किसका एलिमेंट हो गया? h का। इट मीन्स दैट गले में खराश है। ईच इंटीग्रल पावर each element of H belongs to G, and so H ग्रुप तो है ही, वो सबसेट भी हो गया तो सब ग्रुप हो गया। H is a subgroup of G। ध्यान से बात पूरी समझ रहे हैं ना? हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है G जिसका ऑर्डर n है। n का हमने एक डिवीजर लिया है अभी, m। तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि m ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। फिर एक साइक्लिक ग्रुप हमने डिजाइन किया, a टू दी पावर k से जनरेटेड है, और बताया कि ये H G का सब ग्रुप है। अब इसका ऑर्डर अगर m हम सिद्ध कर ले जाएं तो m ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट हो जाएगा। आओ h का ऑर्डर हम m सिद्ध करने की कोशिश करें। Now, order of A equals to n, आपने लिखा था कि order of A equal to order of G equal to n, as we know that करके। This implies that n is the least positive integer by definition of order of an element. n is the least positive integer such that a to the power n equals to e, implies that a to the power mk equals to e, since n equal to mk। ये कहीं आप लिखे हैं ना, m divides n then n equal to mk for some positive integer k। 1 में लिखे थे, नंबर 1 भी डाले थे उसको। implies that a to the power k whole to the power m equals to e। इसका मतलब हुआ कि m इस एलिमेंट के ऑर्डर से बड़ा है या बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k। नंबर 2, ये बात समझते हैं कि नहीं आप? देखो, a का ऑर्डर, माना कि a का ऑर्डर n है, तो n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा धन पूर्णांक, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू e। n वो सबसे छोटा धन पूर्णांक है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका पावर a पर लगाने पर आइडेंटिटी आता है। किसी और पावर को लगाने से अगर आइडेंटिटी आ भाई, मान लो कि a टू दी पावर p इक्वल टू e अगर आ गया, तो ये p क्या होगा? या तो a का ऑर्डर होगा या तो a के ऑर्डर से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि a का ऑर्डर n है, तो ये सबसे छोटा पावर है जिसको a पर लगाने से आइडेंटिटी आती है। इससे छोटा पावर लगाने से आइडेंटिटी नहीं आएगा, यानी कि p n से छोटा नहीं होगा। p n से छोटा नहीं होगा, इसका मतलब बराबर होगा अथवा बड़ा होगा। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए, p ग्रेटर देन और इक्वल टू इस एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर इन्वॉल्व किए हुए कोई भी चर्चा हो रही हो, उसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर घुसा रहता है। क्लियर?
वही हमने वहां पे लिखा। माना ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के पी है, मान लिया सुविधा के लिए, देन 2 reduces to m greater than or equal to p, इसको नंबर 3 कर दीजिए। Since order of a to the power k equals to p, therefore फिर वही ऑर्डर का डेफिनेशन, p is the least positive integer such that a to the power k whole to the power p equals to e, implies that a to the power kp equals to e, implies that, फिर वही कंसेप्ट, ये जो kp है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होगा। थोड़ा यही जगह का इस्तेमाल कर ले रहा है, इंप्लाइज दैट kp ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए n मान के चल रहे हैं हम लोग, इंप्लाइज दैट kp ग्रेटर देन और इक्वल टू n का मान कितना है mk, n इक्वल टू mk। अब k के दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ काटने से इक्वलिटी के नेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। p ग्रेटर देन और इक्वल टू m, चाहो तो लिख दो सिंस k इज पॉजिटिव। तो ये रहा नंबर 4। अब 3 और 4 को एक साथ देखिए। क्या निष्कर्ष निकलेगा? From 3 and 4, p equals to m, that is p क्या माने थे आप, ऑर्डर ऑफ a to the power k equals to m, implies that a to the power k h का जनरेटर है, तो जनरेटर का ऑर्डर h के ऑर्डर के बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू m। यहाँ लिख दे सिंस a to the power k is generator of h, 10 यहां तक का निचोड़ लिख दिया जाए। 10 there exists a subgroup h, 10 there exists a subgroup h of g comma of order m such that m divides n, ये लैग्रांज थ्योरम स्थापित हो गया, स्टेब्लिश हो गया। साइक्लिक ग्रुप के केस में अगर जी साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप है, लैग्रांज थ्योरम माने ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए। तो एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब एक चीज और देखना चाहते हैं स्मार्टनेस के लिए कि जो सब ग्रुप एच एग्जिस्ट किया है वो यूनिक है कि नहीं। तो आप देखोगे कि वो यूनिक है। इसको आप लोग उतार लें, फिर मिटा के लिखते हैं। कुछ दूर तक कॉमन लैंग्वेज लिखेंगे, फिर 2 भागों में बांटेंगे। यूनिकनेस ऑफ एच,
we have H equal to cyclic group generated by e to the power k such that order of H equals to m. Let H dash be another subgroup of G such that order of H equal to m and H is generated by a to the power L. Then L is less than n. एक जगह कहीं हम लोग लिखे थे K is less than n, तो यहाँ K और L दोनों के बारे में लिख दो. K is less than n, L is less than n. K is less than n बताए थे ना आपको, a to the power 1, a to the power 2, so on a to the power n minus 1 में से कोई एलिमेंट आपने लिया a to the power k के नाम पर और लिया है कोई एलिमेंट a to the power l के नाम पर. जाहिर सी बात है k और l दोनों n से छोटे होंगे. अब यहां से दो हिस्सों में इसको हम बांट रहे हैं क्योंकि दो संभावनाएं हैं. हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं k और l, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें मालूम नहीं. तो डिवीजन एल्गोरिथम हम अप्लाई करना चाह रहे हैं. जिस बड़े इंटीजर में छोटे इंटीजर से डिवीजन करते हैं, भाग देते हैं, तो दोनों संभावनाओं को हम लिख रहे हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम. इधर हमने L को बड़ा ले लिया तो L बराबर हो जाएगा K से भाग दिया, Q कोसेंट है प्लस R रिमाइंडर है. रिमाइंडर का गुण क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है और भाजक डिवीजर से छोटा होता है. नंबर 5, इधर हमने K को बड़ा ले लिया तो K बराबर हो गया L से भाग दिया LQ प्लस R, 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन L. नंबर 5, ऐसा होगा या ऐसा होगा, इसलिए हम नंबरिंग एक ही जैसे कर रहे हैं. M से गुणा कर दिया, ML इक्वल टू MKQ प्लस MR, इधर भी M से मल्टीप्लाई कर दिया, MK इक्वल्स टू MLQ प्लस MR, A के ऊपर पावर चढ़ा दिया, A टू दी पावर ML इक्वल्स टू A टू दी पावर MKQ ऑपरेशन A टू दी पावर MR. इधर भी वही काम किया, A टू दी पावर MK इक्वल्स टू A टू दी पावर MLQ ऑपरेशन A टू दी पावर MR. implies that A to the power L whole to the power M equals to A to the power N A to the power M के लिखो पहले और फिर होल टू द पावर Q करो और इधर A to the power MR. इसमें implies that A to the power N, MK की जगह N कर देना है, इक्वल्स टू A to the power L होल टू द पावर M अगेन होल टू द पावर Q ऑपरेशन A to the power MR. Since N equals to MK implies that A to the power L whole to the power M जनरेटर A to the power L है, H का ऑर्डर M है, इसलिए इस जनरेटर का भी ऑर्डर M होगा. A to the power L का ऑर्डर M हुआ, A to the power L पर M पावर लगाने से आइडेंटिटी आएगी, तो यहाँ लिख दिया हमने E इक्वल्स टू
ए टू द पावर एम के की जगह एन लिख दिया, देन होल टू द पावर क्यू ऑपरेशन ए टू द पावर एम आर सिंस एन इज इक्वल टू एम के। इतना पहले खूब बढ़िया से आप लिख लें, समझ लें, फिर हम मिटा करके ऐसे 2 भागों में लिखेंगे। लैग्रांज थ्योरम का ये कन्वर्स पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन है मज़ेदार भाई, पढ़ने लायक है, बढ़िया है। देर हो रही हो उतारने में तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हम वेट ज़्यादा करेंगे तो वीडियो साइज बढ़ जाएगी। ठीक, मिटाते हैं। इधर एक स्टेप, चलो अब की बार सब ठीक कर देंगे, इतना रहने दो। implies that E equals to a to the power n कितना होगा? E, क्योंकि a को ऑर्डर n है, a जनरेटर है ना, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर q, और यहाँ पे देखो छूट गया, r छूट गया, सॉरी, यहाँ पे a टू दी पावर एम आर। कंडीशन क्या चल रहा था इसमें? 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन डिवीजर, किससे भाग दिए थे आप? l से। इधर a टू दी पावर n की जगह e लिख दिया, a टू दी पावर l टू दी पावर m e होगा, तो ये e टू दी पावर q हो गया, ऑपरेशन a टू दी पावर एम आर 0 लेस देन और इक्वल टू, इधर डिवीजर कौन था? इधर डिवीजर था, इसमें डिवीजर k था, इसमें डिवीजर k था बेटा, पेज बदल दिया इसलिए हमको भूल रहा है। इसमें डिवीजन 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन l। तो कुल मिला के स्थिति क्या बन गई? a टू दी पावर एम आर इक्वल्स टू e 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन k। r रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो k से कम होगा, और यहां पर जो k है वो n से कम है। इसमें स्थिति क्या बन गई? a टू दी पावर एम आर इक्वल्स टू e कामा 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन l। यहाँ पे जो l है वो n से छोटा है, तो दोनों में ही हमें मिला a टू दी पावर एम आर इक्वल टू e, a टू दी पावर एम आर इक्वल टू e। अब विचार करिए, ये रिजल्ट आया है इस शर्त पे, r या तो 0 होगा या तो k से कम होगा। r k से कम होगा और k n से छोटा है, तो r n से छोटा तो होएगा ही नहीं। m क्या चीज है? m n का डिवीजर है, तो m भी तो n से छोटा हुआ, तो r भी n से छोटा हो जाएगा, तो ये ऊपर जो संख्या है ये n से छोटी हो जाएगी। चूंकि a का ऑर्डर n है, इसलिए इसके ऊपर जो पावर लगा है वो पावर या तो n होगा या तो n से बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन r इक्वल टू 0 एंड देन, वो जो डिवीजन एल्गोरिथम था उसको नंबरिंग क्या दिए थे हम लोग? 5, एंड देन 5 विल बिकम, इस वाले केस में हम लोग लिखे थे L इक्वल टू के क्यू प्लस आर, तो R बराबर 0 कर दिए, तो L इक्वल टू के क्यू, L इक्वल टू के क्यू implies that a to the power L equals to a to the power k whole to the power q। इतना उधर भी लिख लें, फिर आगे बढ़ा। यहां भी वही सब लॉजिक है, वही चीज है ना। इट इज पॉसिबल
only when r equal to 0 and then 5 will become, इसमें क्या हो जाएगा, k इक्वल टू ml हो जाएगा, 5 k इक्वल टू एल क्यू हो जाएगा, विल बिकम k इक्वल टू, k की जगह l की जगह k आपस में बदल देना, एल क्यू हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर k इक्वल्स टू a टू द पावर l होल टू द पावर q। अब देखें, a टू द पावर l किसी का जनरेटर है, h डैश का, जो आप h डैश लिए थे उसका जनरेटर a टू द पावर l लिए थे, और जो h है उसका जनरेटर a टू द पावर k है। अब इनको कनेक्ट करिए, जनरेटर ऑफ h डैश, इसे देखो a टू द पावर k का जनरेटर h है, जनरेटर का इंटीग्रल पावर है, तो ये जो एलिमेंट है किसका होगा, h में, तो जनरेटर ऑफ h डैश बिलोंग्स टू h। अगर जनरेटर ही h को बिलोंग कर गया तो h डैश के सारे एलिमेंट h को बिलोंग करेंगे, क्योंकि h डैश के सारे एलिमेंट जनरेटर के इंटीग्रल पावर होते हैं। या ईच लिखो चाहे आल लिखो, ईच एलिमेंट ऑफ h डैश बिलोंग्स टू h। मतलब क्या हुआ इसका, h डैश इज सबसेट ऑफ h। इधर देखें, a टू द पावर k जनरेटर है h का, a टू द पावर l जनरेटर है h डैश का, h डैश के जनरेटर पर इंटीग्रल पावर है, तो ये जो एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करेगा, h डैश को, तो h का जनरेटर h डैश को बिलोंग कर गया, इसका मतलब h का हर एलिमेंट h डैश में होगा, इंप्लाइज दैट जनरेटर ऑफ h बिलोंग्स टू h डैश, इंप्लाइज दैट each element of h belongs to h dash, implies that h is subset of h dash। बस दो लाइन और, इधर भी उधर भी। उतार ले ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा। प्राय इसको लोग इग्नोर करते हैं, हटियाते, लैग्रांज थ्योरम पे ही जोड़ देते हैं। अब देखें, अब 10 h डैश इज सबसेट ऑफ h, ऑर्डर ऑफ h डैश इज ऑर्डर ऑफ h, दोनों का है ऑर्डर, हम m मान के चले थे ना, इसका ऑर्डर बराबर है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब हुआ h डैश इक्वल टू h, ये यूनिकनेस ऑफ h स्टेब्लिश हो गया। इधर h is subset of h dash, order of h equal to order of h dash equal to m, implies that h is equal to h dash, that is h dash is equal to h। ये h का यूनिकनेस स्टेब्लिश हो गया। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केस में
कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड करता है। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।